हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का यानी भौतिकी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहली क्लास में हम लोग कुछ बेसिक्स को समझे तथा हम लोग परावर्तन को स्टार्ट किए थे। परावर्तन क्या होता है, चलिए आज की क्लास में हम लोग उससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस सर्फ क्लासेस नाम के चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताया था कि हम लोग एक गोला होता है इस तरह से, इस तरह गोला है, इसको जब हम लोग काटते हैं दो पार्ट्स में बनता है, एक ये वाला पार्ट्स, एक ये वाला पार्ट्स। ये वाले पार्ट्स को अगर हम लोग अंदर तरह से इसको हम लोग कलर कर देते हैं, रंग कर देते हैं, ये बाहरी वाला पार्ट क्या होता है, ये परावर्तक सतह होता है। और एक में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी पार्ट को, बाहरी सतह को हम लोग रंग देते हैं। इसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है, अंदर वाला पार्ट परावर्तक सतह कहलाता है। तो ये वाला जो बाहरी वाला साइड जो परावर्तक सतह होता है इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और ये वाला जो अंदर परावर्तक सतह होता है इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको हम लोग अवतल दर्पण को कॉनकैव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तब यही अब हम लोग अवतल दर्पण को पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण में कैसे क्या होता है, कैसे अगर किरणें आती है तो किस तरह कहाँ क्या बनता है, इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है, कलर किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है। यानी इसका परावर्तक सतह कौन सा होता है, इसका बाहरी वाला सतह परावर्तक सतह होता है। इस तरह से एक होता है। इस तरह से एक होता है। यहाँ होता है आपका ये क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष होता है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये होता है आपका पोल, यहाँ होता है आपका फोकस, यहाँ होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। और ये फोकस जो होता है, एफ जो होता है, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये सारी चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समांतर किरण। यानी कोई समांतर किरण इस तरह से जाती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर रहती है, यानी इस तरह से समांतर रहती है। तो ये क्या करती है, ये इस परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से होते हुए वापस चली जाती है। अगर हम इधर से कोई एक परावर्तक सतह लेते हैं, इस तरह ये टकराती है और ये इस तरह वापस होकर इस तरह से ऐसे करके फोकस होते हुए चले जाती है। क्लियर माय बात। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक अवतल लेंस, अवतल दर्पण है, ठीक है, कोई अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई, ये आ गया आपका, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी, ठीक है, इसके समांतर अगर आती है तो ये फोकस से होते हुए वापस चली जाती है। किसी तरह से भी आप समांतर लेंगे, यहाँ आती है तो इधर फोकस से वापस चली जाती है। यानी पहला पॉइंट वही कराएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें आती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ परावर्तन के बाद किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। क्लियर, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, फोकस से गुजरने वाली किरण, यानी ये है, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया
वक्रता के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो अगर फोकस से गुजरती, मतलब एक रे इस तरह से आया, फोकस से होते हुए यहाँ परावर्त सतह पे टकराया और परावर्तन के बाद इसके ये पैरेलल चला गया। यानी इधर से भी कोई एक किरण आया, फोकस से होते हुए आया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद वापस इसके समांतर निकल गया। यानी जस्ट इस वाले के अपोजिट है। समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से आएगा तो समांतर हो जाएगा। यानी मुख्य फोकस यानी एफ से होकर अगर कोई रे इस तरह अगर जा रही है तो परावर्तन के बाद वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फोकस एफ से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, यानी ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी ये अवतल दर्पण है, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र से अगर कोई रे जाती है इस तरह से, यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर। यानी सी में रहेगा तो सी ही रहेगा। आपको एक चीज याद रखना, शॉर्ट ट्रिक, एफ रहेगा उसको सी में कन्वर्ट कर देंगे, सी रहेगा उसको एफ में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी ये नहीं। यानी इन्फिनिटी रहेगा तो उसको हमको एफ में कन्वर्ट करना है, एफ रहेगा तो उसको इन्फिनिटी, पैरेलल क्या होता है, इन्फिनिटी से ही तो आता है। समांतर किरणें कहां से आती है, अनंत से आती है। तो समांतर रहेगी, यानी इन्फिनिटी समांतर रहेगा, उसको हम फोकस से निकलेगी, और जब फोकस से जाएगी तो वो समांतर हो जाएगी। और सी का सी सेम रहता है। ये सिर्फ ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, फिर से मैं एक बार ट्रिक बता देता हूं। अगर एक होता है समांतर, समांतर को मैंने क्या बताया, समांतर मतलब इन्फिनिटी, यानी अनंत से आती है समांतर किरणें। कोई भी दो लाइन अगर समांतर है तो ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, काटेगी, मतलब कहाँ काटेगी एक दूसरे को, एक दूसरे को अनंत पर काटेगी, इसलिए हम लोग इसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। फोकस को हम लोग एक एफ से डिनोट करेंगे, और वक्रता केंद्र को सी से। तो कभी भी अगर आपको एफ दिखे तो उसको हम लोग इन्फिनिटी से कन्वर्ट करेंगे, इन्फिनिटी दिखे तो उसको हम लोग एफ उसको लिखेंगे, और सी रहेगा तो सी का सेम सी ही रहेगा। ये है आपका ट्रिक। ये 3 पॉइंट आप सिर्फ याद रखें तो आप इजीली बता देंगे। फोकस से जाएगी तो वो क्या होगी, परावर्तक के बाद इन्फिनिटी मतलब समांतर हो जाएगी, इन्फिनिटी मतलब समांतर, समांतर आएगी तो क्या होगी, वो फोकस से गुजरेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के केंद्र से जाएगी तो वो वापस उसी रास्ते में लौट जाएगी। क्लियर। ये था आपका अवतल दर्पण के किरण के नियम। अब हम लोग अवतल दर्पण में किरण कैसे होता है, लेकिन अब उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इन्फिनिटी रहे, देखिए वहां भी आपको ये ट्रिक काम आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। वस्तु अगर इन्फिनिटी यानी अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब मतलब उसका इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है। अब देखिए मैं आपको इमेज बता देता हूँ, ये है आपका पी, ये है आपका एफ, ये है आपका सी। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एफ को इन्फिनिटी से कन्वर्ट करना है, इन्फिनिटी को एफ से कन्वर्ट करना है, सी का सी ही रहेगा। अब क्या कर रहा है, वस्तु सी से पड़े है, मतलब सी से भी पहले है, इस तरह से है, सी से भी वस्तु मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। तो सी से पहले क्या होता है, सी से पहले अब कहाँ रखा है हमें पता नहीं, मतलब सी से पहले इधर है तो इन्फिनिटी पे है, सी से पड़े हैं, सी से पड़े है तो मतलब सी से पहले है, सी से अगर पहले है तो सी का क्या रहता है, सी का सी ही रहता है, मतलब सी का बाद हो जाएगा। ठीक है। अनंत से इन्फिनिटी सी पर रहे तो सी का बाद, सी क्योंकि सी में सी सेम रहता है, आपको मैं बताया। वस्तु सी पर रहे तो सी पर ही बनेगा, वस्तु एफ और सी के बीच रहे, अवतल दर्पण में वस्तु एफ रहे तो एफ को मैंने क्या लिखने बताया था, मैं बताया था एफ को आपको इसका उल्टा इन्फिनिटी लिखना है, सी का सी रहेगा, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रहेगा।
सी से परे, सी से परे मतलब सी से पहले क्या होता है, यहाँ होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सी के बीच में सी को सी के परे ही कहलाता है। ठीक है, वस्तु अगर एफ पर हो तो एफ को मैंने क्या बताया था, तो एफ को क्या लिखना है, एफ को मैंने बताया आपको इन्फिनिटी। तो वस्तु एफ पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। वस्तु एफ और पी के बीच रहे, और देखिए एक स्पेशल केस आता है इसमें, ध्रुव वाला पी। अगर ये पी है और ये एफ है, एफ और पी के बीच में अगर वस्तु रहे तो एक ही केस में इसमें दर्पण के पीछे बनता है। सारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के आगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के आगे। लेकिन एकमात्र ये वाला केस है, वस्तु एफ और पी के बीच में रहे तो दर्पण के पीछे बनता है इमेज। क्लियर माय पॉइंट? ठीक है, ये तो बात होगी एफ पर बनेगी। अगर एफ पर बनेगी तो इसका प्रकृति क्या होगा, इसका आकार कैसा होगा, तो ये जो प्रतिबिंब जो अनंत पर वस्तु अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा एफ पर बनता है, और प्रतिबिंब जब एफ पर बनेगा तो ये प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा बिंदु आकार का होगा, मतलब बहुत छोटा सा होगा। आप इमेजिन कीजिए कोई वस्तु को बहुत दूर रख रहे हैं, एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, एक वस्तु को बहुत दूर रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब क्या बिंदु सा आपको दिखाई देगा, छोटा सा। और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ये दूरदर्शी के लिए। जब प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है, वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, सी से पहले लगते हैं, तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, हमारा वास्तविक होता है, यानी रियल होता है, और उल्टा होता है, और ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत छोटा बनता है, इसलिए इसको हम लोग बिंदु आकार बोलते हैं, और ये थोड़ा बड़ा बनता है, मतलब ये छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। जब हम लोग सी पर रखते हैं तो ये भी सी पर ही बनता है, कि सी चेंज नहीं होता है, और ये भी वास्तविक होगा। यानी आपको मैंने क्या बताया, यहां से यहां तक जितने होते हैं सारे दर्पण के आगे बनते हैं, और जो दर्पण के आगे बन रहा है तो सारे के सारे वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी। एक स्पेशल केस मैंने बताया जो दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे रहेगा तो फिर आपका आभासी कहलाएगा। बस एक स्पेशल केस ये है कि ये दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनेगा तो आभासी, बाकी सारा दर्पण के आगे बनेगा तो सारा क्या वास्तविक होगा। ये भी उल्टा उल्टा उल्टा, यानी ये सारे दर्पण के आगे हैं तो ये सारे उल्टा बन रहा है, ये दर्पण के पीछे तो आभासी बन रहा है, तो मतलब ये सीधा होगा। अब हम लोग एफ और सी के बीच रखकर कहा हम लोग इसका डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, इसमें प्रोजेक्टर के रूप में यूज करते हैं। वस्तु को हम लोग फोकस में रखकर कहा यूज करते हैं, इसको सर्च लाइट के रूप में यूज करते हैं। और वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच कब रखते हैं, जब हम लोग सैलून वगैरह में जाते हैं तो वो लोग क्या, हम लोग कितना दूरी पे रहते हैं, लगभग फोकस और पोल के बीच में। ये था आपका अवतल दर्पण। अब हम लोग पढ़ते रहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है, वहां अलग अलग केस था, लेकिन उत्तल दर्पण आपको एक ही याद रखना, हमेशा का हमेशा उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। उसमें क्या था कि 5 केस था। अवतल की बात करूं अगर मैं न्यू पेज ले लेता हूं, अगर मैं अवतल की बात करूं तो 5 केस में क्या था, वास्तविक बन रहा था, ठीक है, और उल्टा बन रहा था। एक स्पेशल केस था जिसमें क्या बन रहा था, और ये सारे पांचों के पांचों केस में क्या हो रहा है, दर्पण के आगे। और ये एक स्पेशल केस था जिसमें क्या हो रहा था, ये आभासी हो रहा था। आभासी के साथ साथ इसका उल्टा, यानी ये उल्टा था तो ये सीधा बन रहा था, और दूसरा ये दर्पण के पीछे बन रहा था। जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा है उसका मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करा दिया, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में एक ही हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी वर्चुअल बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा और छोटा होगा, और हमेशा ये क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर? क्या बनेगा, फिर से क्लियर करता हूँ। पहला तो आपको पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा आपको पहला पॉइंट याद रखना है, आभासी होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। पहला पॉइंट आभासी, दूसरा सीधा। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जितना आप रियल है उससे छोटा बनेगा, वस्तु की साइज से छोटा बनेगा प्रतिबिंब की साइज।
और दर्पण के पीछे बनेगा। ये चारों पॉइंट आपको उत्तल दर्पण के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तु अनंत पर इन्फिनिटी रहे तो फोकस बताए थे, इन्फिनिटी का मतलब फोकस पर बनेगा, और बिंदु आकार का आभास छोटा इन्फिनिटी पर रहेगा तो छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, आपको ये लॉजिक वाली बात है। वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी अगर रखते हैं तो हमेशा मैंने क्या बताया, पोल और फोकस के बीच बनता है, और ये हमेशा क्या होगा, हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा प्रतिबिंब होगा। अब बात आती है कि हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आपने देखा होगा कन्वेक्स मिरर, जो आप मोटरसाइकिल वगैरह या कोई भी व्हीकल्स आप देख रहे हो उसके साइड में जो मिरर लगा हुए रहते हैं वो कौन से रहते हैं, वो कन्वेक्स मिरर रहते हैं, यानी वो उत्तल दर्पण लगा हुए रहते हैं। आपने भी गाड़ी वगैरह के साइड में जो देखा वो क्या रहता है, वो आपका उत्तल दर्पण रहता है, जिसको हम लोग रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। दुकानों के सुरक्षा के लिए जो दर्पण लगाया जाता है उसमें भी उत्तल दर्पण रहता है। एटीएम में सिक्योरिटी के लिए जो लगाया था वो भी आपका क्या रहता है, वो भी आपका उत्तल दर्पण रहता है। वो आपका वाहनों में हो चाहे दुकानों में हो या एटीएम वगैरह मशीन में हो, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो आपको इसमें क्या, आपको मैंने इंपॉर्टेंट रखना है कि उत्तल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण का हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा प्रतिबिंब आभासी होगा। क्लियर, एक पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, हमेशा ये आभासी है तो सीधा होगा, पहला आभासी दूसरा सीधा, पहला आभासी दूसरा सीधा, पहला आभासी दूसरा सीधा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। अब आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कभी कभी सूत्र आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका होता है दर्पण सूत्र, जहां पर v क्या होता है, जहां पर v बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी। v क्या होता है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, ये v हो गया, ये हो गया, f बराबर होता है आपका फोकस दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u, और f क्या होता है, f होता है हमारा फोकस दूरी। क्लियर पॉइंट। जहां v बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर होता है आपका वस्तु की दूरी, और f होता है आपका फोकस दूरी। अब हम लोग साइन को देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन। आपने कार्टेशियन पढ़ा होगा, चार कार्टेशियन होते हैं। कार्टेशियन प्लेन में हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं। इस तरह से आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस कार्टेशियन में हम लोग P को, इस मूल बिंदु को हम लोग P मानते हैं। क्लियर माय पॉइंट। मुख्य ध्रुव में P बिंदु को मूल बिंदु बनाया था, ये पॉइंट क्लियर। दर्पण के सामने इंसिडेंट रे की दिशा विपरीत, दर्पण के सामने इंसिडेंट रे आता है, इसको हम लोग विपरीत लेते हैं, तो इसको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, मतलब माइनस लेते हैं दर्पण के सामने। दर्पण के पीछे धनात्मक दर्पण है, उसके पीछे हम लोग धनात्मक लेंगे। ऊपर की ओर धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर हम लोग ऋणात्मक लेंगे, यानी माइनस प्लस प्लस माइनस। क्लियर माय पॉइंट, जैसा कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं मैथ्स वगैरह में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया आपका कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है।
फोकस दूरी क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। फोकस दूरी इसका क्या होता है? सामने, ये तब सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी सामने है तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। लेफ्ट इस साइड क्या होता है? इस क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ धनात्मक होता है, यहाँ यहाँ ऋणात्मक होता है और यहाँ धनात्मक होता है। इस साइड फोकस है तो ये नेगेटिव होगा। एफ बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर रहता होगा धनात्मक है मतलब ऋणात्मक है माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर? यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की इधर ही है, वस्तु यहीं कहीं रखा होगा, इस साइड है तो वस्तु की दूरी भी क्या मतलब यू, यू भी हम लोग नेगेटिव लेंगे, इस साइड है माइनस लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, यू की हो जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति आती है, हमें वी पूछ रहा है। आपको दर्पण सूत्र क्या बताया था मैंने? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही तो होता है। हमें v चाहिए है तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f, ये प्लस 1/u है, इधर आएगा तो माइनस 1/u। अब इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देते हैं। 1/f कितना है? f है हमारा -15, माइनस 1/u कितना है? u है हमारा -30। ठीक है, अब ये हो जाएगा -1/15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? प्लस 1/30। जब दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 गुना -1 प्लस 1 गुना 1, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। -2 प्लस 1/30 यानी -1/30। अगर 1/v आ गया -1/30, v बराबर क्या होगा? इधर पलटा दिया तो इधर पलटा देंगे, v बराबर आ जाएगा आपका -30, v बराबर आ गया आपका -30। अब ये माइनस क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन, मतलब ये क्या बनेगा? इस साइड बनेगा। नेगेटिव कहाँ होता है? माइनस इस साइड होता है, बायां साइड, इधर माइनस साइड होता है, तो ये दर्पण के क्या बनेगा? सामने बनेगा। तो हम लोग पहला क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, ये दर्पण के सामने बनेगा, ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, माइनस आया दर्पण के सामने। दर्पण के सामने रहेगा तो क्या होगा? दर्पण के सामने मतलब ये वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो मतलब इसका मतलब ये उल्टा होगा, क्योंकि आभासी रहता तो सीधा होता, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, और देव दर्पण के सामने बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा ये इसका प्रतिबिंब। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बताइए, एफ हमें निकालना है। आपको मैंने एक फॉर्मूला कितनी बार बताया? ये फॉर्मूला बताया, एफ इक्वल टू होता है हमेशा r/2, यानी ये जो हमारा फोकस दूरी था हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। एफ बराबर r/2, आर कितना है? 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग आवर्धन। अब आते हैं हम लोग किस पे? आवर्धन पे। तो हम लोग समझेंगे अब ये आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है एक प्रतिबिंब, एक वस्तु की प्रतिबिंब जो बन रहा है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जब उस प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग उस वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देते हैं, मतलब ये आवर्धन यही बताता है कि मतलब
जो हमारा इमेज बना, जो हमारा प्रतिबिंब बना, वो ओरिजिनल से कितना बड़ा बना है कि छोटा बना है, मतलब उसका साइज क्या है वो हमें बताता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी ये मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन हमें ये बताता है कि जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो ओरिजिनल जो वस्तु है उससे बड़ा है कि छोटा है, ये हमें क्या कौन बताता है, ये हमें आवर्धन बताता है। और आवर्धन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से दर्शाया जाता है। आवर्धन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, उसको हम लोग एम से दर्शाते हैं। अब ये एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है आपका माइनस वी अपॉन यू, यानी एच डैश अपॉन एच, ये आप याद कीजिए, एच डैश अपॉन एच। और एच, जहां एच डैश क्या होता है, न्यू स्लाइड ही ले लेता हूँ, न्यू स्लाइड। आवर्धन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। एम बराबर क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, या इसको हम लोग एच डैश अपॉन एच भी लिखते हैं, जहां जहां वी बराबर क्या होता है, वी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होता है, यू होता है वस्तु की दूरी, ठीक है। वी क्या होता है, वी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, यू होता है वस्तु की दूरी। और एच डैश क्या होता है, एच डैश होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच क्या होता है, एच होता है आपका वस्तु की ऊंचाई। क्लियर। वी क्या होता है, वी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, यू होता है आपका वस्तु की दूरी, और एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच होता है आपका वस्तु की ऊंचाई। क्लियर। एम बराबर क्या होता है, जहां आपका एम होता है आपका आवर्धन, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी। आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, वस्तु दूरी को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और एच होता है, एच होता है आपको वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब 3 पॉइंट आती है हमारे यहाँ। हम लोग क्या निकालना, हम लोग आवर्धन। आवर्धन होता क्या है, यानी एम, और ये होता है माइनस, यानी ये होता है एच डैश अपॉन एच, यानी किसी एक चीज की हाइट को हम लोग दूसरी चीज से भाग दे रहे हैं। आप क्या ये भाग देंगे तो क्या एक फ्रैक्शन ही आ सकता है, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, एक टाइम ये हो सकता है कि एम क्या हो, एक से बड़ा हो। एम अगर एक से बड़ा है तो क्या होगी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। एम एक से ज्यादा कब आएगा, जब ऊपर वाला वैल्यू एक नीचे वाले वैल्यू से ज्यादा रहेगा, यानी एच डैश अपॉन एच है। जब तक एच डैश एच से ज्यादा नहीं होगा, यानी इमेज की ऊंचाई एच से ज्यादा नहीं होगी, तो आवर्धन हमारा एक से ज्यादा नहीं होगा। यानी एक आवर्धन हमारा एक से ज्यादा होने के लिए हमारा एच डैश ज्यादा होना चाहिए। तो इससे हम क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। दूसरा केस आता है हमारा कि एम अगर एक हो जाए, आवर्धन अगर हमारा एक हो जाए, एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा।
अगर आवर्धन हमारा एक होता है तो इसमें क्या होता है, आवर्धन एक एक कब आ सकता है, दो चीज को हम लोग भाग दे के एक कब ला सकते हैं, जब ये यानी एच डैश अपॉन एच है, ये दोनों कट के एक कब आ सकता है, जब ये एच डैश और एच दोनों आपस में बराबर होगा तभी एक आ सकता है। यानी जितनी इमेज की ऊंचाई उतनी वस्तु की ऊंचाई, मतलब इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर होगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि m इज लेस देन 0। आवर्धन क्या पता, वस्तु की ऊंचाई अगर h से कम रहेगा तो ये 0 से कम हो जाएगा, यानी लेस देन 1, सॉरी 0 का, लेस देन 1। और एक से छोटा आएगा अगर आवर्धन, तो हमारा मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। तीन केस बन गया। कौन कौन सा केस, एक केस जब हमारा आवर्धन एक से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, आवर्धन एक से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आवर्धन एक से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आवर्धन एक प्रतिबिंब वस्तु दोनों एक, आवर्धन एक प्रतिबिंब वस्तु दोनों बराबर मतलब एक, आवर्धन एक से छोटा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आवर्धन एक से छोटा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आवर्धन एक प्रतिबिंब और वस्तु की दोनों बराबर एक, आवर्धन एक से ज्यादा प्रतिबिंब भी वस्तु से ज्यादा। क्लियर। वही बात यहाँ लिखा है, अगर आवर्धन एक से ज्यादा आ गया, आवर्धन अगर एक से ज्यादा आ गया तो क्या होता है, उस केस में प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। आवर्धन एक के बराबर होता है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए आवर्धन एक से बड़ा रहता है तब तब क्या रहता है, तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन जब आवर्धन अगर 0 और 1 के बीच में रहे, 0 से बड़ा रहे आवर्धन लेकिन 1 से छोटा रहे, तो ये प्रतिबिंब हमेशा 1 से छोटा रहे, मतलब ये हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होगा, ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होगा। अगर आवर्धन 0 से भी छोटा हो, 0 से भी छोटा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। और आवर्धन 0 से बड़ा हो तो वो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। क्लियर पॉइंट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हम लोग परावर्तन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। अभी अपवर्तन क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग मीडियम होते हैं। मान लेते हैं ऐसे, ये मान लेते हैं यहाँ तक ये क्या है, ये एक नदी है, नदी के ऊपर क्या होगा, यहाँ वायु होगा, ये नदी का लेयर है तो इस नीचे साइड क्या होगा, ये पानी होगा। ठीक है, एक ये मीडियम हो गया, एक मीडियम होगा। जब प्रकाश की किरण मान लेते हैं इस तरह से आती है, इस मीडियम जब और ये होता है आपका, इसमें होता है ये अभिलंब, इस तरह से होता है अभिलंब। तो ये एक मीडियम से आती है, मान लेते हैं वायु, अगर वायु मान लेने कोई भी मीडियम हो सकता है, तो एक आती है तो ये नॉर्मल, चाहे तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा या फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगा, मतलब उसका लाइट का जो रास्ता होता है वो बेंड हो जाता है, उसी हम लोग अपवर्तन कहते हैं। बेंड मतलब मुड़ जाना, और पूरा नहीं मुड़ता ये, स्लाइटली मतलब हल्का सा। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से चाहे तो वो दूर मुड़ जाती है या फिर उसके नजदीक मुड़ जाती है। चलिए हम लोग अपवर्तन क्या है इसको और डिटेल में समझते हैं। तो वही मैं बताया कि एक माध्यम ये है, ये लाइन से ऊपर वाला एक माध्यम ये होगा, एक माध्यम ये होगा। जब प्रकाश की किरण मान लेते हैं एक माध्यम ये हो गया, इससे ऊपर एक माध्यम, इससे नीचे एक माध्यम, ये हो गया आपका अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो ये हो गया अभिलंब, तो चाहे इससे के साइड हल्का सा मुड़ जाएगी या फिर इससे दूर हल्का सा मुड़ जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, ये माध्यम कौन सा होना चाहिए, पारदर्शी,
एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। ये वाला पहला हो गया, ये वाला दूसरा हो गया। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है, जब अंदर जाती है, तो वह अपनी दिशा बदल लेती है। चाहे तो वो इस साइड थोड़ा सा मुड़ जाता है या फिर वो दूर मुड़ जाता है। अब ये मुड़ना डिपेंड करता है एक चीज पर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्यों मुड़ता है। तो वो अपनी दिशा क्या कर लेता है, बदल लेता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसको हम लोग रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या करती है, अपनी दिशा को बदल लेती है। यानी एक मीडियम ये हुआ, एक ऊपर है एक नीचे है। इस मीडियम से इस तरह अगर प्रकाश की किरण आती है, तो वो चाहे अविलंब से दूर मुड़ जाएगी या फिर नजदीक आ जाएगी, दोनों में से कुछ होगा। यानी मतलब वो अपना रास्ता बदल लेगी। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब बात आती है कि ये ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, ये प्रकाश की किरण मुड़ क्यों जाती है। तो ये क्या होता है कि जैसे आप मान लेते हैं ऊपर, अब एक मीडियम है, ऊपर आप मान लेते हवा है, नीचे मान लेते पानी है, ठीक है। इस तरह आएगी, ये एक अलग माध्यम है। तो वायु में क्या होगा, वायु में हमारी प्रकाश की कुछ अलग चाल होगी, इस पानी में उसकी अलग चाल होगी। और वायु पानी दोनों में तो प्रकाश की चाल सेम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वायु में कुछ अलग चाल होगी, पानी में अलग चाल होगी। इस अलग चाल की वजह से, अलग स्पीड की वजह से, क्योंकि वायु में प्रकाश कुछ अलग स्पीड से डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, और पानी में इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, और अलग स्पीड होने की वजह से क्या होती है, ये मुड़ जाती है। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्योंकि भिन्न होती है, इससे हमें अपवर्तन दिखता है। अब बात आती है, दो तरह का माध्यम होता है। एक होता है आपका विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। और ये फिक्स नहीं कि ये वाला सघन ही होगा, ये वाला विरल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब दो होता है, एक होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहता है, मान ली यहाँ वायु है और यहाँ कांच है, तो इसमें क्या होगा कि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो ये कहलाएगा इस केस में, इसमें सघन, ये कहलाएगा इसमें विरल। अब मान लेते हैं या दो कुछ दूसरा कुछ रहता, या कांच से ज्यादा किसी का रहता, तो कांच कहलाता है इसमें विरल, और ये कहलाता है सघन। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूं, जिसका जिसका अपवर्तनांक कम, वह कहलाता है क्या, वह कहलाता है आपका, क्या बोलिए, वो कहलाता है आपका विरल। दूसरा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, जिसका जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, वो कहलाता है सघन। क्लियर। जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल कहलाता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं, दो तरह की माध्यम होती है, एक होती है सघन, एक होता है विरल, एक होता है सघन। ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं एक ऊपर एक मीडियम है, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा है। मान लेते हैं ये कौन सा, ये विरल माध्यम है, यानी इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और ये कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है। इस तरह से यहाँ अभिलंब होता है। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी,
विरल से जब सघन में जाती है तो उसको जाना चाहिए सीधा इस तरह से, लेकिन वो क्या किया, हल्की सी मतलब ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस तरह हो जाती है। ये आपका था पहला केस। यानी जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन में आती है, गौर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन में आती है तो वो क्या करती है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब दूसरा केस क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ये कौन सा, अब मान लेते हैं इसको मान लेते हैं सघन और इसको मान लेते हैं विरल। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमें इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, थोड़ा सा दूर हट जाती है, इस तरह हट जाती है। तो विरल से सघन जाए, विरल से सघन क्या होता है, नजदीक आ जाता है यानी सट जाता है, और सघन से विरल जाता है तो ये दूर हट जाता है। क्लियर माय पॉइंट। इससे इजी में आपको फिजिक्स से नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये चाल इसकी क्या हो जाती है, चाल कम हो जाती है। और ये क्या होती है, जब स्पीड कम हो जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये भी देख लेना आपको, जब कम अपवर्तनांक वाले से ज्यादा में जाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो इसका मतलब कि वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब इसको जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा केस, जब प्रकाश सघन से विरल में आता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। चाल बढ़ने की वजह से क्या होती है, अभिलंब से दूर झुक जाती है, यानी अगर इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ऐसे जाना चाहिए, तो ये और भी इससे दूर हट जाएगी इस तरह से। अगर किरण इस तरह से हो तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं, अगर किरण सीधा 90 पे हो तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। यदि किरण 90 पर हो तो अभिलंब के साथ, तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। यानी इस तरह से हो तो, इस तरह, इस अभिलंब के साथ अगर 90 पर हो तो इस तरह हो तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। यानी ये एक आपका हो गया, ये एक माध्यम है गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। ये क्या है, अभिलंब, इसके साथ अगर कोई किरण 90 कब बनाएगा, जब किरण ऐसा रहेगा तो कोई अपवर्तन होगा, तो यहाँ कोई अपवर्तन नहीं होगा। क्लियर। अब अपवर्तन के नियम यानी स्नेल के नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। स्नेल्स लॉ। स्नेल का मतलब प्रथम इसका नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल परावर्तन के नियम की तरह पहला वाला नियम है, लेकिन दूसरा वाला नियम इसमें थोड़ा दूसरा है। इसमें क्या है कि आपतन कोण की जिया, चाहे तो इस तरह जाएगा, उस तरह किधर भी जा सकता है, ठीक है। आपतन कोण की जिया यहाँ क्या होता है, ये आई बनाता है, और यहाँ वहां उस तरह था, यहाँ आर बनाता है। तो आपतन कोण की जिया, जिया मतलब इसमें हम लोग साइन लगा देंगे, साइन कोस पढ़े ना आप, तो साइन आई। और अपवर्तन कोण कौन सा होता है, ये वाला होता है अपवर्तन कोण। इस अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, मतलब साइन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन आई बटा साइन आर जो होता है, ये क्या होता है, ये नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। और इसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, और जिसी को हम लोग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक नियतांक, एक कांस्टेंट है जिसका नाम है म्यू। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, म्यू। म्यू बराबर होता है आपका साइन आई बटे साइन आर। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है। यानी एक इस तरह होगा, इस तरह होगा, मैंने थोड़ा सा इधर झुक गया, ठीक है। यह ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आई कहलाती है, ये आपतन कोण, और ये अपवर्तन के बाद ये अपवर्तन कोण यानी आर। तो ये आपतन कोण कीजिए मतलब साइन आई,
बटे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, उसका अनुपात मतलब बटे एक नियतांक होता है, यानी एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग म्यू से कहते हैं, और यही म्यू क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है अपवर्तनांक। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब आप डेली लाइफ में कुछ अपवर्तन के एग्जांपल देखते होंगे आपको, लेकिन डेली देखते हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये अपवर्तन के ही क्या है, नियम है। जैसे आप देखे होंगे एक गिलास, आप कभी शायद नहीं देखे होंगे तो आप कल एक प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। आप एक गिलास में क्या कीजिएगा, पानी ले लीजिएगा, इसमें से आपको एक पेंसिल या पेन आपको उसमें डालना है। आप देखिएगा कि वो पानी के अंदर जो पेंसिल का पार्ट होता है वो आपको टेढ़ा दिखाई देगा। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल आपको दिखाई देगा। मतलब पानी और हवा के जो अपवर्तनांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी का पेंसिल में डूबा हुआ भाग हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी आप एक अगर ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डाल के उसमें अगर पेंसिल डालते हैं, तो आप जो बाहर से देखेंगे तो आप पानी के जो अंदर वाला पार्ट होगा, तो आपको वो पेंसिल सीधा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आपको इस तरह से बेंड होता हुआ दिखाई देगा, टेढ़ा होते हुए मुड़ा हुआ दिखाई देगा। आप ये कल प्रैक्टिकल कर लेंगे। यानी पानी में जो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है वो किसके कारण देता है, वो भी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आप कभी देखे होंगे कि तालाब वगैरह में गए होंगे, ऊपर से अगर देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको पानी छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। या फिर कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि बाल्टी वगैरह में आप पानी डाल देते हैं, तो अगर उसका नीचे वाला पार्ट को अगर ऊपर से आप देखना चाहते हैं तो पूरा उठा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों देता है, वो अपवर्तन के कारण। तालाब की गहराई कभी भी देख रहे होंगे, देखने गए होंगे, तो आपको नीचे वाला पार्ट उसका जो ऊपर दिखाई देता है, वो क्या होता है, उसकी गहराई हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि पानी में से आने वाली जो किरणें होती है वो हवा में जो आती है, हवा में आकर वो क्या आती है, अपवर्तित हो जाती है। इसलिए हमको तालाब का जो वो गहरा होता है, अगर वो 10 फीट है तो हमें वो 7 फीट 8 फीट लगने लगता है। अब बात करते हैं हम लोग मृत तृष्णा यानी मिराज की। यानी अगर गर्म सतह के पास जो होती है हवा की परतों में अपवर्तनांक बदलता है, यानी हमारी जो हवा की जो परतें होती है, अलग अलग परतें होती है, गर्म परतें अलग अलग परतें होती है, और अलग अलग परत की क्या होती है, अलग अलग जितनी परत रहेगी उसकी अलग अलग अपवर्तनांक होती है, जिसके कारण होता है प्रकाश जमीन की ओर मुड़ जाता है और पानी का हमें भर लगता है कि वहां पानी है। अब कभी कभी देखेंगे कि रोड में अब जा रहे होंगे तो हाईवे वगैरह में जनरली दूर से अब देख रहे होंगे तो लग रहा है कि उसमें क्या है, उसमें पानी रोड में, लेकिन आप नजदीक जाते होंगे तो वहां उसमें कुछ नहीं, पूरा सूखा दिखता है। अब बात करते हैं हम लोग तारों का टिमटिमाना। हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा ये इन्वायरमेंट वायुमंडल है, उसमें अलग अलग तरीके के घनत्व की परतें पाई जाती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट घनत्व की लेयर्स होती है, परतें होती है, जो क्या करती है, जो हमारी लाइट जो आती है उसको क्या कर देती है, अपवर्तित कर देती है। जिससे हमें क्या होता है, अगर हम लोग आसमान में देखते हैं तो हमें तारा टिमटिमाता हुआ इस तरह दिखाई देता है। ये आपके डेली के लाइफ में कुछ एग्जांपल्स हैं, आप डेली देखते थे, लेकिन आपको ये एहसास नहीं होता था कि ये हमारा साइंस का कंसेप्ट है और ये हमारे फिजिक्स का कंसेप्ट है, और हमारा ये रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का कंसेप्ट है। तो अब आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग कल स्टार्ट करेंगे लेंस। आज तक के लिए बस इतना ही। आपने अगर अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को आप क्या करेंगे, वीडियो को आप लाइक करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, कंप्लीट फ्री बैच है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी मेरे तरह 95% प्लस लाए और वो आपके साथ साथ अपना भी नाम रोशन करे, तो इस वीडियो को उस तक शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।